हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतु जेई। तो आज सीधे वीडियो में एंटर करते हैं। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? डीएनएफ ब्लॉक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्यों जरूरी है? जेई मेंस एक महीने बाद है, ठीक है। और डीएनएफ ब्लॉक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर है, ठीक है। आप बहुत चीजें पढ़ लोगे पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे फोकस करना है और कहाँ पे नहीं। बच्चे पता है कहाँ फोकस नहीं करते? उनकी रिएक्शंस में। पर आप देखना, अब मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ना, या आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना जेई में, हर साल के क्वेश्चंस आप देखेंगे 2023, 2022, 2021, हर साल तक जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। जो डी ब्लॉक की रिएक्शन दे रखी है ना, जिसको आप स्किप ओवर कर देते हो कि यार ये तो ये नहीं करना मुझे, पर आप देखोगे कि बिल्कुल स्किप मत करना। क्योंकि अगर आप एक रिएक्शन आज लिख के बैठते हो और 2-3 दिन तक लिखते रहते हो ना, तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। लिख लिख के याद करने वाली चीजें हैं वो रिएक्शंस, ठीक है। मैं मानती हूँ थोड़ा टीडियस है, पर करो यार, जेई की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। क्यों हमें वो 4 मार्क्स भी खोने बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड रिएक्शन। और एफ ब्लॉक में आप देखेंगे कि मोस्टली रिएक्शंस बच्चा कहाँ से पूछे जाते हैं? उनकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप उनके एलिमेंट्स को देखते भी नहीं, लोगों को नाम भी नहीं पता, इसीलिए एग्जामिनर जानते हैं, आपकी सारी रग रग जानता है कि आप कहाँ वीक पड़ जाते हो, वो वहीं पे गेम खेल जाता है। तो आप समझ रहे हो, अपनी तैयारी स्ट्रांग करने के लिए जो सभी के वीक पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को स्ट्रांग बनाता है हम यहाँ वेदांतु जेई पे। लेट्स बिगिन दिस। अभी सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला हुआ है 5f इलेक्ट्रॉन्स, एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। 5f electrons can participate in bonding to a far greater extent than 4f electrons। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बोल रहा है कि जो 5f इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पर 4f उतने नहीं करते। ये एकदम सच्ची स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। क्योंकि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, उनकी जो एनर्जी होती है, 4f इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। एनर्जी इनमें बहुत डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत होता है। किनसे? जो बाकी के आपके एस ब्लॉक है, मतलब कि जो इसका एनएस होगा और जो इसका n-1d जो भी ऑर्बिटल होगा उनकी एनर्जी से, है ना। ऐसे ही तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो 4f ऑर्बिटल की एनर्जी और जो उसका ns और n-1d ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी में काफी डिफरेंस होता है। क्यों? और इसी डिफरेंस की वजह से बच्चा क्या होता है, जो 4f, इनका क्या मतलब है कि मैं लैंथेनाइड्स की बात करी हूँ मैं लैंथेनाइड्स की बात, है ना। तो बच्चा आप ये सेशंस अटेंड करोगे ना, तो आपके काफी कंसेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई टेल यू कि आप ये सेशंस अटेंड करो, तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है ये भी समझ आएगा, और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, काफी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे। अब देखो, लैंथेनाइड्स में आता है 4f, और लैंथेनाइड्स की क्या खास बात होती है बच्चा? लैंथेनाइड्स की खास बात होती है कि वो केवल कुछ ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जैसे कि +2, +3 या +4। +4 और +3 तो बहुत ही रेयर होती हैं। +3 क्या होती है? इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। पर जो आपका 5f का मतलब क्या हो गया? एक्टिनाइड्स। 5f का मतलब हो गया बच्चा एक्टिनाइड्स की बात कर रही हूं मैं। तो जो एक्टिनाइड्स होते हैं आपके, वो तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं वो? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि जो 5f के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पर 4f के नहीं करते हैं। इतनी थ्योरी बता दी मैंने, अब भूलना मत। 4f और बाकी के s और d ऑर्बिटल्स के एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए वो क्या नहीं बना पाते, वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाते, बल्कि ये वाले दिखाते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। फिर 5f ऑर्बिटल्स आर नॉट एज बरीड एज 4f ऑर्बिटल्स। ट्रू, इसी की वजह से दिस इज द करेक्ट रीजन। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और ये इसका रीजन भी है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो 5f ऑर्बिटल होता है ना बच्चा, वो है ना एनवायरमेंट से क्या करता रहता है, इंटरैक्ट करता रहता है, पर 4f नहीं कर पाता। मतलब कि 5f इतना धंसा हुआ अंदर ऑर्बिटल नहीं होता। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है which of the following, again 2023 question, which of the following statements are correct? पूछा है कौन सी statements correct है। पहली statement, the M+3 M+2 reduction potential for iron
इज ग्रेटर देन मैंगनीज। अब आप देख रहे हो इनमें क्या होता है बच्चा, ये स्टेटमेंट पढ़ते ही खो जाता है कि यार लिखा क्या है। तो समझो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, m+3 m+2 रिडक्शन का क्या मतलब है कि मुझे m+3 स्टेट से किस में जाना है, m+2 स्टेट में। जब मैं इसमें जाऊंगी अपना रिडक्शन करूंगी तो इसने बोला है कि ये आयरन का इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज्यादा होता है देन योर मैंगनीज। यही है ना, क्या ये सही है? देखो m+3 का क्या मतलब है कि आयरन की डी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन की वैसे क्या होती है बच्चा, D6S2 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। m+3 का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख देती हूँ, Fe की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D6 एंड होती है 4S2। ठीक है, अगर Fe+3 की बात करूं तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स S में से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन आपका D में से जाएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D5। तो बच्चा ये तो स्टेबल हो गया, m+3 में Fe+3 तो स्टेबल हो गया। तो क्या ये चाहेगा कि मैं दोबारा से Fe+2 बनूं जिसमें ये स्टेबल नहीं है? Fe+2 में तो ये स्टेबल नहीं होगा, Fe+3 में तो इसकी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब मैंगनीज का चेक करते हैं। मैंगनीज क्या है आपका, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4S2। अब मैंगनीज+3 देखो, मैंगनीज+3 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन D में से गया, मतलब इसने अपनी स्टेबिलिटी खो दी, इसने अपनी स्टेबिलिटी खो दी और ये 3D4 में आ गया। तो क्या ये चाहेगा कि मैं Mn+2 मतलब मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं? हाँ, ये चाहेगा कि मैं Mn+2 स्टेट में आऊं, क्योंकि मेरी Mn+2 स्टेट क्या है, स्टेबल है। इतनी चीजें समझ आ रही है? ये स्टेट होती है बच्चा इसकी स्टेबल। तो पहला स्टेटमेंट तो बच्चा आपका हो गया रॉन्ग। इसने बोला है कि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। नहीं, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल तो कम होगा ना, वो चाहेगा ही नहीं कि मैं M+3 से M+2 में जाऊं, और ये चाहेगा Mn+2 चाहेगा कि मैं Mn+2 से Mn+3 में जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट रो डी ब्लॉक एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्साइड आयन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कैसी, एकदम सही। ऑक्साइड आयंस क्या होते हैं आपके, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और वो स्टेबलाइज कर देते हैं हायर मतलब बड़ी +7 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। करेक्ट है ये। aqueous solution of chromium 2+ can liberate hydrogen from dilute acid, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम 2+ is observed between 4.4 to 5.2 bm। देखते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, V+2, वेनेडियम+2 का क्या मतलब है, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शक्ति व 3D3। तो इसमें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि इसका जो बोर मैग्नेट्रॉन कैसे निकालेंगे, स्पिन मोमेंट n+2 का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इस तरीके से निकालते हैं स्पिन। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, n की वैल्यू हो जाएगी 3+2। इससे जो भी आंसर आएगा वो कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये वाला अगेन आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपके वैनेडियम 2+ के पास। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बाकी 2 रॉन्ग है। आई समझ? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके किसमें, डीएनएफ ब्लॉक से। देखो इजी लग रहे हैं आपको, क्या क्या पता चलना चाहिए इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सबके कॉन्फ़िगरेशन, सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। नेक्स्ट की कौन सी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, कौन सी अनस्टेबल है, ये पता होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हमने उन्हीं से निकाल ली। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने क्या बोला कि आपका एफ ब्लॉक में से किससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से। आ गया, देखो सीधे एलिमेंट का नाम लिखा है एफ ब्लॉक में, क्या लिखा है, पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स जिसमें बोथ की हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए। यही होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गए, तीसरा मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी स्टेबल
आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद अगर जिस भी एलिमेंट में आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वो बच्चा आपका क्या होगा, उसकी हायर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है, ये देखो मैंने आपके लिए चार्ट यहाँ पे रखा है। यहाँ पे देखो हम देखते हैं सबसे पहले सी यू। देखो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना एफ ब्लॉक में से, वो इन 3-4 एलिमेंट्स में घूमते रहते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका यूरोपियम, एक हो गया गैडोलिनियम, एक हो गया आपका सीरियम, और एक हो गया आपका यटर्बियम, और एक हो गया आपका होल्मियम। बस यहीं पे घूमते रहते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स के आगे पीछे क्वेश्चंस बनाते रहते हैं एग्जामिनर। अब देखो, अब मैं सबसे पहले यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f7 6s2 है। अब इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 4f7 स्टेबल है ना। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से हो गया मुश्किल। तो एक तो सही है यूरोपियम, यूरोपियम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि 4f7 क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विच इज स्टेबल। अब देखो यटर्बियम, यटर्बियम नीचे है, यटर्बियम में देखो 4f14 6s2 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से फिर से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल के फेंक दिए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 4f14। तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। 4f14 क्या है, f14 मतलब फुली फिल्ड। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से मुश्किल है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा EU एंड यट्रिबियम। आई समझ, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो एस ऑर्बिटल से निकाल दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन अब स्टेबल वाली कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा निकालना। करेक्ट। नेक्स्ट, अब देखो विच हैलोजन इज नोन टू कॉज द रिएक्शन गिवन बिलो। देखो एक 2023 में पूछा गया था, मैंने बोला है रिएक्शन में से बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप अभी देखोगे, जान पूछ के डाले मैंने कि आपको पता चले कि रिएक्शंस ना छोड़े आप लोग। अब देखो ये ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ये वाली रिएक्शन करता है, ऐसा कौन सा हैलोजन है। तो बच्चा इसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, हैलोजन का डाई हैलाइड बन रहा है, मतलब हैलोजन बॉन्ड बना रहा है। आपने तो यहाँ पे एक आयन लिया है हैलोजन का, यहाँ पे क्या किया, X माइनस ने बॉन्ड बना लिया ऐसे करके X2। मतलब कि ये जो बॉन्ड जिसकी आसानी से बन जाएगी वही वाला कंपाउंड तो ये वाला रिएक्शन देगा ना, जिसमें डाई हैलाइड बॉन्ड आसानी से बनेगी, ये किसी बनेगी, इजी बनेगी, वही वाला ये रिएक्शन देगा। अब ये जो बॉन्ड है इजी कौन बनाता है बच्चा, इजी एक ही आपका हैलोजन है विच इज योर आयोडीन, ओनली आयोडीन। क्यों, क्योंकि बच्चा आयोडीन और आयोडीन की जो बॉन्ड है वो क्या होती है, वेरी वीक होती नहीं की होती है, वेरी वीक होती है। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हो जाती लेस। अब लेस एनर्जी तो ये आसानी से बन जाती है, इसमें इसको बनाने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये कंपाउंड क्या आसानी से बनता है, केवल और केवल I माइनस के केस में। आई बात समझ, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगाने की जरूरत थी, ये ज्यादा चीजें पता भी नहीं होनी थी, पर ये आपका रिएक्शन गिवन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये समझ आया इसका आंसर क्या है, इसके पीछे की रीजनिंग। और कोई और हैलोजन लगा जैसे क्लोरीन, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बनाने के लिए। सिमिलरली ब्रोमीन है, पर इसमें केवल आयोडीन ही आपका ये करता है रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इन क्रोमाइल क्लोराइड the number of d electrons present on chromium is same as in। इनमें से बताना है कि क्रोमिल क्लोराइड पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल है। क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है CrO2Cl2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं पहले कि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इसको ले लेती हूँ मैं X प्लस ऑक्सीजन की ले लेती हूँ -2, कितनी है इंटू 2, प्लस क्लोरीन की -1, कितनी क्लोरीन है 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई मेरे पास कितनी +6 आ गई। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, क्रोमियम के पास अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए। क्रोमियम कौन सा है आपका, शक्ति वर्कर D5 है कि नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D5S1। अब इसमें से क्या किया आपने, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, D में से 5, S में से 1,
इसका मतलब है कि इसके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 0 इलेक्ट्रॉन्स बचे कि नहीं बचे। अब आपको इनमें से चेक करना है कि किसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। सिंपल, यही क्वेश्चन है। पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट से ये पता लगाया कि उसमें भाई इलेक्ट्रॉन है कितने, निकाल लिए। अब मुझे ये पता है कि अगर क्रोमियम +6 क्या है, D0, तो ऑब्वियसली मैंगनीज जो उसके बाद आता है उसका +7 क्या हो जाएगा, D0, है ना। देखो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख दूं मैंगनीज, इसका सही आंसर तो ये है। इतना समझ आया। अब मैंगनीज का लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। अब इसमें से मैंने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इसमें से 5 इसमें से। तो अब इसके पास कितने बचे, D0 बचे कि नहीं बचे। तो Mn+7 में है आपके पास D0 इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू क्रोमिल क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो आंसर हो गया ये। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन चालू रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। अब देखो एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नेस्लर्स रिएजेंट याद रखना है, इसका फॉर्मूला सभी को, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। और इसके किस पे, जो इसका फॉर्मूला है उसी पे क्वेश्चन आता है हमेशा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा K2Hgi4। सो दिस इज योर नेस्लर्स रिएजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन सा नहीं है इसमें, मुझे नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इज नाइट्रोजन इन द नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम आयोडाइड इन द एसिडिक मीडियम। अब इनकी रिएक्शन करवानी ना आपको आनी चाहिए। अब जब मैं KMnO4 को मैं MnO4- लिख सकती हूँ। MnO4- की जब मैं किससे रिएक्शन करवा रही हूँ, पोटेशियम आयोडाइड मतलब I- से इन दी एसिडिक मीडियम, किसमें कराई, एसिडिक मीडियम में। तो मेरा आंसर क्या आता है, तो मेरे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं बच्चा Mn+2 प्लस I2 प्लस क्या बन गया मेरा H2O, वैसे का वैसा आ गया, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चा, आयोडीन का तो ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं। आयोडीन यहाँ से गया -से 0 की स्टेट में आ गया। तो सिमिलरली मैंगनीज यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में था, मैंगनीज की मुझे दिख रही है 7, दिख रही है सभी को 7, तो +7 लिख दू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कितनी हो गई, +2, हुई कि नहीं हुई। तो Mn+7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। अब इसने बोला द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितना क्या चेंज हो गया, 5 का चेंज हो गया, लिख दू 5। तो द टोटल चेंज इज 5 का 7 - 2 इज 5, तो मैंगनीज का टोटल चेंज हुआ है +5 का, ठीक है। इजी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, रिएक्शंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम इज। अब देखो परमैंगनेट इन मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, द नंबर रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। परमैंगनेट का स्ट्रक्चर बना देती हूँ MnO4-। अब इसका क्या किया है आपने, एसिडिक मीडियम से MnO2 बना दिया, मतलब कि आपने दिया H+, प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स दूंगी कि मेरा क्या बन जाएगा MnO2, ठीक है। साथ में मेरा बन जाएगा थोड़ा सा H2O। अब इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंगनीज की +7, ठीक है। यहाँ पे मैंगनीज की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। कितने का डिफरेंस है, 7 और 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर आ गया इजी। 3 इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आएगा कि MnO4 से जब MnO2 बना रही हूँ तो आपको प्रोडक्ट ही बता दिया, तो आपको बाकी मेहनत क्यों करनी है। तो इजी सा क्वेश्चन था। MnO4 से MnO2 बना रही हूँ, कितना इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की सिमिलर वैल्यू कैसे पता चलेगी, इसका मतलब जिनका भी सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उनकी सेम स्पिन वैल्यू होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि स्पिन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है,
स्पिन वैल्यू का फॉर्मूला होता है √n(n+1). ये होता है फॉर्मूला स्पिन वैल्यू का, करेक्ट। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n क्या है आपका, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसने, अब इनमें से किसकी सेम स्पिन वैल्यू है, तो सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। सबसे पहले V+3, V+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वैनेडियम से जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो ये हो जाएगी बच्चा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D2, ठीक है। सिमिलरली क्रोमियम+3, क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो D3 हो जाएगी, ठीक है। Fe में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो कितने हो गई, D6 हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली या +3 है, +3 है तो ये D5 हो जाएगी, सॉरी, है ना। और Ni+3 है, क्या है, Ni+3, Ni+3 निकल में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगी तो हो जाएगी D7। अब किसके पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास कितने हैं, 3, इसके पास कितने हैं, 5, और इसके पास कितने हैं, 7 का मतलब 1 2 3 4 5, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 एंड 7, कितने अनपेयर्ड हो गए इसके पास, 3 अनपेयर्ड, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो निकल +3 और क्रोमियम +3 के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सेम, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो जाएगा क्रोमियम +3 एंड निकल +3 है ऐसे आयन जिनका सेम होगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, दिख रहा है। यहाँ पे भी सिर्फ 3 ही मेरे पास क्या बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम +3 तो D3 था तो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आए समझ। तो ये ऐसे बनाने भी आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ, आपको दिख रहा है लेवल है क्वेश्चंस का, डीएनएफ ब्लॉक को हल्के में नहीं लेना, लेवल है भाई क्वेश्चंस का। द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ MnO4 2- in acidic medium resulted in the formation of 2 manganese compounds A and B, ठीक है। if the oxidation state of Mn in B is smaller than that of A, इसमें बोला है कि आपके पास ना, आपने MnO4 एक एक करके बात करते हैं कि आपने MnO4 2- का क्या कराया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवाया और आपके पास 2 प्रोडक्ट्स मिले। तो एक तो मिल जाएगा बच्चा MnO2 प्लस एक मिल जाएगा MnO4-। तो एक तो मैंगनीज से परमैंगनेट मिल गया और एक मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं कि जब एक ही कंपाउंड का, यहाँ पे क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6 थी, इसकी +6, तो +6 से यहाँ पे आया किसमें, +4 में, और यहाँ पे आ गया +7 में। तो जब एक ही कंपाउंड का मैंगनीज का यहाँ पे रिडक्शन भी हो गया, सिमिलरली मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो जाए, साथ में हो जाए, ठीक है। अब देखो जब आपने ये करवाया तो ये 2 तरीके के कंपाउंड बने। अब इसने बोल रहा है कि जिसकी ऑक्सीडेशन कम है, मैंगनीज में जिसकी ऑक्सीडेशन कम है, ठीक है, देन उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है, जिसकी कम है। तो कम किसकी है, MnO4+4 की है कि नहीं, तो कम है इसमें MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज जस्ट +4। +4 का मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जब मैंगनीज से 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दिए तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 3d3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। तो इसका हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, किससे निकालेंगे, 3 + 2 करके, जो भी आंसर आएगा विच विल बी अराउंड 3.83 करके कुछ आएगा, बोर मैग्नेट्रॉन विल बी द आंसर, ठीक है। आ रही है चीजें समझ, आ रही है, बोर मत होना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, वैसे ही सोच के चलना, ठीक है। नेक्स्ट, the spin only magnetic moment of the compound with strongest oxidizing ability। देखो बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ ली इसने, आपको एक तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, वो तो आपको आ ही गया निकालना। दूसरी चीज निकालनी है आपको with the strongest oxidizing ability। ऑक्सीडाइजर इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ये मुझे बताओ, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर होगा इनमें से, 1 सेकेंड।
ठीक है, और है, ठीक है गाइस, आई कैन नॉट टेक आउट द इरेजर नाउ। अब इसमें बोला है कि किसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होने वाली है। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MnF4, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है MnF4, दूसरा है MnF3, तीसरा है MnF2। ठीक है, अब इसमें क्या है, F4 का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, अब इन सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की क्या निकालो, कॉन्फ़िगरेशन। Mn+4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई कि मैंने मैंगनीज से कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो इसके पास भी कितने रह जाएंगे, D4 रह जाएंगे। रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, नहीं D3 रह जाएंगे, सॉरी D3। ठीक है, इसके पास कितने रह जाएंगे, Mn+3, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए आपने, तो इसके पास रह जाएंगे D4, और इसके पास कितने रह जाएंगे, Mn+2, तो ये तो पूरे के पूरे D5 है कि नहीं। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसकी क्या खास बात होती है कि वो दूसरी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन करा देता है, और जो उसका इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो खुद ले लेता है, मतलब खुद तो रिड्यूस हो जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर ले, ऐसा कौन सा है। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, D4 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा वैसे ही क्या बन जाएगी, D5, विच इज व्हाट, स्टेबल। कैसी हो जाएगी वो, स्टेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जैसे ही स्टेबल हो गई कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करेगा ये, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा, MnF3। क्यों, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये बच्चा बन रहा है स्टेबल, तो क्यों नहीं चाहेगा मैं स्टेबल बनूं, करेक्ट, तो ये चाहेगा मैं स्टेबल बनूं, इसीलिए आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन आती है। आई ये चीज समझ, ठीक है। अब हमें क्या करना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा जो आसानी से खुद रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ आ रही है, जो आसानी से खुद रिड्यूस होगा उसको मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आसानी से कौन सा रिड्यूस होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है, यार जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे मैं स्टेबल बन रहा हूँ, है ना। वही सेम चीज है यहाँ पे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दो कि मुझे जल्दी से भूख लगी, खाने को दे दो, मैं तृप्त हो जाऊं, वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, the number of terminal oxygen atoms present in the product B obtained from the following reaction। अब मैंने reactions वाले questions जान पूछ के डाले क्योंकि मैं एम्फेसिस करवाना चाहती हूँ कि कितने फ्रीक्वेंटली रिएक्शंस आपको डीएनए ब्लॉक में पूछी जाती है। इसमें कोई आपका मेरे को सर पैर और आपका कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है, केवल रिएक्शन समझनी है। अब देखो इसमें क्या है, जब आयरन और Cr2O4 का रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से करवाते हो तो 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो ए प्रोडक्ट है ना बच्चा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका Na2CrO4। ए इज व्हाट, ए इज Na2CrO4। सिमिलरली जब ए का रिएक्शन H+ से करा दिया, एसिड दे दिया, CrO4 है, दिख रहा है ये क्रोमेट, दिख रहा है सभी को क्रोमेट। तो क्रोमेट का जब मैं एसिड, क्रोमेट क्या होता है, क्रोमेट हमेशा याद रखना, जो आपका सॉरी CrO4 2- आयन होता है वो हमेशा इंटरचेंज हो सकता है किसमें, डाइक्रोमेट में, Cr2O7 2- में इंटरचेंज हो सकता है किसमें, जैसे ही आपने इसको H+ दिया तो वो Cr2O7 बन जाएगा। ठीक है, मतलब एसिडिक कंडीशन में डाइक्रोमेट बन जाता है, और जैसे ही बेसिक कंडीशन होगी तो वापस से आपका क्रोमेट बन जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे क्या किया आपने, इस क्रोमेट को, जो एक क्रोमेट बना उसको एसिड में डाल दिया, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बनेगा, देन बी विल बी योर डाइक्रोमेट। क्या बनेगा, Cr2O7 2-। सो दिस डाइक्रोमेट विल बी फॉर्म। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डाइक्रोमेट का बच्चा होता है Cr, यहाँ पे OCr, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O- और यहाँ पे भी O-। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आपका डाइक्रोमेट का। अब इसने पूछा नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स। तो टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 दिख रही है, 6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 टर्मिनल हमें ऑक्सीजन एटम्स इसमें मिलने वाली है। ठीक है,
चलो आ गया मुझे थोड़ा बहुत चलाना, ठीक है। नेक्स्ट, एन एसिडिफाइड मैग्नेटेट सोल्यूशन अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दोबारा से क्या है, आपने मैग्नेटेट को क्या कर दिया, डिसप्रपोर्शनेट कर दिया, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि, है ना। और फिर क्या लिखा हुआ है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द प्रोडक्ट हैविंग मैंगनीज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो ये हमने अभी करा था, जब मैग्नेट आयन को MnO4-2 को आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एसिडिक कंडीशन करवाते हो तो बनता है MnO4- पर मैंगनीट बन जाता है। यहाँ पे क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब इसने पूछा है कि जो +7 वाला प्रोडक्ट होगा उसका आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। +7 का क्या हो जाएगा, इसकी मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, सातों के इलेक्ट्रॉन से निकाल दे तो D 0 हो गई, मतलब कि इसका 0 बोर मैग्नेटॉन होगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, n की वैल्यू आ गई 0 आ गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वो भी मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, करेक्ट। Then let's move on to the next. The number of statements correct from the following copper atomic number 29 are. अब कॉपर के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, काफी बार बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, सुनो। इसमें लिखा है कि कॉपर 2 के कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। देखो इसमें बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है। कॉपर 2 के कॉम्प्लेक्सेस, कॉपर 2 का क्या आपका सॉरी 1 सेकेंड, कॉपर 2 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D9, हो गया D9। D9 में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर 1 कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस। कॉपर 1 कलरलेस होते हैं क्या, देखो कॉपर 1 का क्या मतलब है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D10 हो जाएगी, D10। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, कलरलेस होते हैं, विच इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो dd ट्रांजिशन कैसे होगा, नहीं होगा, तो ये कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कॉपर 1 इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर 1 क्या है, D10। क्या D10 का मैं आसानी से ऑक्सीडेशन करा सकती हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब है क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, नहीं, ये तो क्या है, D10 इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉपर 1 प्लस स्टेबल है, कॉपर प्लस तो स्टेबल है, तो ये चाहेगा ही नहीं कि मैं अपना ऑक्सीडेशन करूं, ये नहीं चाहेगा, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ना गेन, क्योंकि ये स्टेबल है। ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये लूज कहां से करेगा, d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, जो ये कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो क्या है, फुली फिल्ड स्टेबल, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन फेलिंग सोल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट हैज Cu+। इसमें क्या है, द एक्टिव रिएजेंट हैज Cu+। 1 सेकेंड, कॉपर प्लस की कितनी है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर है इन फेलिंग सोल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट इज व्हाट। पर बच्चा एक और तरीका बताती हूँ मैं, ये वाली चीज है ना गलत है, क्यों, क्योंकि बच्चा कॉपर प्लस है ना, वो जल्दी से क्या बन जाता है, कॉपर 2+ के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि बच्चा जो कॉपर 2+ है उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो क्या चाहता है कि मैं कॉपर 2+ के फॉर्म में रहूं, इवन दो कॉपर 2+ क्या है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, पर फिर भी कॉपर 2+ के सॉल्ट्स क्या होते हैं, बनते हैं, तो इसका इजी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो इसको गलत मत करना, इसको सही करके आना। दिस इज बेस्ड ऑन अनदर फंडा विच इज हाइड्रेशन एनर्जी, तो हर चीज देखो ध्यान में रख के चलना है, यहाँ से देखो वरना बड़ी गलती हो जाती है ना। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये भी ध्यान में रखना है कि यार कॉपर प्लस का ऑक्सीडेशन होगा तो वो कॉपर +2 बनेगा, है ना, कॉपर +2 मतलब दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट, इन फेलिंग सोल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट हैज कॉपर 1, रॉन्ग। फेलिंग सोल्यूशन में एक्टिव रिएजेंट इज योर कॉपर 2+, नॉट योर कॉपर 1, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सारी क्या है, राइट स्टेटमेंट है। कॉपर प्लस इवन दो सी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10,
फिर भी वो ऑक्सीडाइज होती है, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, क्योंकि जो कॉपर 2+ है ना बच्चा, बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। याद रखना, कॉपर 2+ इज वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट है वो, ना कि गलत। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली वैल्यू निकालनी है आपको ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड की निकालनी है। तो आपको कुछ कुछ वैनेडियम की ऑक्साइड्स दे रखी हैं, इनमें से सबसे बेसिक कौन सी होगी? तो बच्चा बेसिसिटी कैसे निकालते हैं ऑक्साइड की? बेसी, पहले ये मेरे को एक बात बताओ, जो भी ये कौन से ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही है ना, डी ब्लॉक, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ये बात तो तय है। ठीक है, तो मेटल की जो भी ऑक्साइड्स होती है ना बच्चा, हमेशा कान खोल के बात सुन लो, पी ब्लॉक में भी काम आएंगी ये चीजें। जो भी आपकी मेटल ऑक्साइड्स होती है ना बच्चा, वो हमेशा कैसी होती है? बेसिक इन नेचर। एवरी मेटल ऑक्साइड इज बेसिक, बट जैसे ही उस मेटल ऑक्साइड की आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दोगे, है ना, जैसे Mn+7 तक पहुंच जाता है, तो जैसे जो लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जैसे +6, +5, +7, वो सारी ऑक्साइड्स क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। पर जो स्मॉलर ऑक्साइड्स होती है, स्मॉलर वाली, वो क्या होती है? बेसिक। तो अब इनका हम ऑर्डर तय कर सकते हैं। तो बेसिक सबसे ज्यादा कौन सी होगी? जिसका स्मॉलेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो वो तो मुझे V2O3 दिख रही है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा V2O3 इज मोर बेसिक देन V2O4 इज मोर बेसिक देन V2O5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है। तो दिस इज, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, है ना, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ, लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी लोअर होगी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही बेसिक होगी ऑक्साइड। बेसिक, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? जैसे ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी तो एसिडिटी आपकी ऑक्साइड्स की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा जिसकी जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होने वाली। आई सीजे समझ? ठीक है, नेक्स्ट, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट्स। देखो क्रोमेट डाइक्रोमेट, यहीं पे पूरी कहानी इसी के चारों ओर घूम रही है। ज्यादा ट्रेंड्स में से क्वेश्चन नहीं है, बस वो 4f 5f ऑर्बिटल्स पूछ लिया, है ना। पर आप क्या देख रहे हो कि मोस्टली क्रोमेट्स, उनके रिएक्शंस, उनकी ऑक्साइड्स, यहीं से रिएक्शंस आ रहे हैं। अब देखो क्या है कि डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमेट होता है बच्चा आपका CrO4 2- एंड डाइक्रोमेट होता है Cr2O4 2-। अब दोनों में ऑक्सीडेशन क्रोमियम की कितनी है? यहाँ पे सॉरी O7, करेक्ट कर लेना इसको, Cr2O7 2- और ये CrO4 2-। ठीक है, अब दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी तो क्या है +6, ठीक है, और इसकी क्या है? इसकी क्या है? 7 2 14, 14 - 2 इज व्हाट? 14, 14 - 2 इज 12 + 6 6, इसके भी 6 हो गए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का ही सेम है, तो डिफरेंस कितना हुआ इनका? 0 हुआ ना दोनों में, ये भी +6 है, ये भी +6 है, तो डिफरेंस तो है ही नहीं इनमें। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स एकदम सेम है, चाहे क्रोमेट हो चाहे डाइक्रोमेट हो, क्रोम। ठीक है, the number of f electrons in the ground state electronic configuration of Np। इसमें क्या पूछा है? मैंने क्या बोला है, ब्लॉक में से कहां से क्वेश्चंस आते हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं। तो नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Np इज, और आपको z की वैल्यू भी दे रखी है। अब देखो यहां से देखना है इसके, ये सब कौन से हैं आपके? दिस आर द 5f वाले, मतलब कि एक्टिनॉइड्स के वो हैं सारे सारे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे है आपका Np, ढूंढो नेपच्यूनियम। जो नेपच्यूनियम है उसकी क्या है? 5f4 6d1 7s2 इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f4 6d1 एंड 7s2। तो अब इसमें पूछा है कि f इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए पूरे। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, नेपच्यूनियम की है 5f4 6d1 एंड 7s2।
इनसे कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, 5f से। 5f में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यही लिख के आ जाओगे ना, आंसर हो जाएगा गलत। 5f से पहले कौन से ऑर्बिटल्स है, इसके पहले की भी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, हमने तो सिर्फ लास्ट वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब इसके पहले भी तो f इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसमें, 4f में आए हैं ना, उसके बाद ही तो 5f आएगा। तो 4f में पहले से ही इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल f ऑर्बिटल में कितने हुए, 14 + 4 विच इज व्हाट, 18। तो टोटल हुए इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, हुए कि नहीं हुए? तो टोटल इसके पास है बच्चा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी आनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन, देखो फिर से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैंने हर एक लगाया। ये किसका आ गया, गैडोलीनियम +2 पूछा है कि आपको ये बताने कि कितने 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके पास, गैडोलीनियम के पास, इन इस गैडोलीनियम +2 के पास। ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम 2+। अब देखो गैडोलीनियम क्या है आपका, ये कौन सा है बच्चा एलिमेंट, दिस इज योर लैंथेनॉइड, 4f वाला एलिमेंट है। देखो ये रहा गैडोलीनियम की बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो 4f7 5d1 6s2 क्या है, 4f7 5d1 6s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से +2 मतलब s में से मैंने इलेक्ट्रॉन्स भगा दिए। अब ये पूछ रहा है कि इसके f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 ही हैं। कितने, 7, क्योंकि इसमें 4f से पहले तो कोई f ऑर्बिटल नहीं है, दिस इज द ओनली f ऑर्बिटल, तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। ठीक है, अब देखो हम जेईई मेन 2021 के क्वेश्चन बता रहा है, इसमें फिर से आपको पूछा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 4f ऑर्बिटल ऑफ HO3+। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना नहीं पता चलेगा, तो आपका ये रहा होल्मियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, f में है 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेनेडियम। अभी तो हम किसकी बात करते हैं, f ब्लॉक की। अब देखो डी ब्लॉक के भी किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन है कि आपको बताने कि वेनेडियम के p ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वेनेडियम का क्या दे रखा है आपको, 23 एटॉमिक नंबर। तो शुरू कर देते हैं, 1s2 2s2 2p3 3s2 3p6, मैंने 3 क्यों लिखा है, 3p6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4s2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d। कितना आएगा, वेनेडियम 23, 3d 3। so this is how many electrons in p orbital, 6 6 12 है, तो 12 is the answer। p orbital ही तो पूछा है, तो 12 electrons is the answer। ठीक है, next, the sum of total number of bonds between chromium and oxygen atoms in chromate and dichromate। फिर से क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्रोमेट होता है बच्चा CrO4 2-, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2-। अब इनका स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से, क्रोमियम दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। CrO4 2- हो गया। अब Cr2O7 का स्ट्रक्चर, Cr लिख दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा एक और Cr, 2 Cr है, यहाँ पे आएगी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। तो अब आप इनकी बॉन्ड्स गिन लो बॉन्ड्स कितनी है, यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स है क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑब्वियसली उसकी डबल। तो टोटल कितनी हो गई, 18 बॉन्ड्स हो गई। टोटल पूछा है इसने दोनों की मिला के कितनी होती है, विच इज, और ये वाली भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ सारी गिन ली मैंने, तो इतनी आपकी बॉन्ड्स का नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विद थायोसल्फेट, फिर से रिएक्शन से क्वेश्चन है, देख लो आपकी रिएक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विद थायोसल्फेट के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो परमैंगनेट की, द चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज occurs by the value of 3। okay, identify the which of the following medium will favor the reaction। अब जब परमैंगनेट लिख देती हूँ पहले, तो परमैंगनेट होता है आपका MnO4-,
इसकी जब मैं रिएक्शन बोल रहा आप थायोसल्फेट से कराते हो, थायोसल्फेट बच्चा आपका क्या हो जाता है, एक सेकेंड, अब इसकी जब रिएक्शन आप थायोसल्फेट से करवाते हो तो आपका क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज अकर बाय अ वैल्यू ऑफ 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या थी, इसकी +7 थी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका MnO2। क्या बनेगा, MnO2, क्योंकि उसकी क्या होती है +4। तो यहीं पे तो इसका ऑक्सीडेशन चेंज कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल फेवर द रिएक्शन, ये बताना है आपको, कौन से मीडियम फेवर करेगा। यहाँ पे मैं कह देती हूँ S2O3 से रिएक्शन करवा रही हूँ मैं थायोसल्फेट से, ठीक है। अब बता, याद रखना कि ये जो रिएक्शन होता है ना आपका न्यूट्रल मीडियम में होता है, किसमें होता है, एक्वस न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में ये रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं केवल और केवल पानी लेने वाली हूँ। न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होता है जहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, MnO2 का प्रोडक्ट बनता है जो +3 है। +3 से ही मैं समझ गई थी कि MnO2 बनेगा, ठीक है। चलो आगे, आगे आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो ये कौन सा है, ये आपका आ गया F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। F ब्लॉक में भी कौन सा है, 4F, विच इज योर लैंथेनाइड्स। किसके बारे में बात हो रही है, लैंथेनाइड्स के बारे में। और लैंथेनाइड्स की क्या खास बात होती है, मैंने आपको बताई थी कि लैंथेनाइड्स ना बच्चा, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कॉमन इनकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है +3। कौन सी है, +3। पर कभी कभी ये क्या शो कर देते हैं, +2 और +4 भी शो कर देते हैं कभी कभी। क्यों, क्योंकि उस स्टेट में आने से इनकी क्या हो रही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही होगी। किसी का 4f7 बन रहा होगा, किसी का 4f14 बन रहा होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। पर चाहे इनका इन ऑक्सीडेशन शो करके ये खुद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हों, चाहे इनका 4f14 4f7 हो रहा हो, है ना, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड हो रहा हो, पर फिर भी बच्चा ये क्या चाहते हैं, ये बहुत ढीठ होते हैं, ये चाहते हैं कि यार मैं तो दोबारा से +3 में ही कन्वर्ट हो जाऊं। मतलब कि लैंथेनाइड्स में डोमिनेंट +3 क्या है आपकी, डोमिनेंट आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी +3, समझ गए। अब देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, इसमें पूछा है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद चाहेगा कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, है ना। तो खुद ऑक्सीडाइज कौन सा होना चाहेगा, यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज का मतलब है नंबर इंक्रीज करना, तो वो तो है EU। तो फर्स्ट तो हो गया EU, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि EU2+ बच्चा चाहेगा कि मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो आप, ठीक है, मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो और मुझे EU+3 बनने दो, है ना। ये चाहेगा कि यार मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो और ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो आपका Cerium+4 है, वो क्या चाहेगा कि यार तुम मुझे ना एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं बन जाऊंगा Cerium+3, जो उसकी क्या है, डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये हो जाएगा आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है ना, Ce+3 नहीं है, Ce+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन सा है, EU+2। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे ही वो EU+3 क्या होती है बच्चा, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, डोमिनेंट होती है। सारे के सारे एलिमेंट्स चाहेंगे कि या तो मैं +3 में आ जाऊं, चाहे मेरी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, कुछ भी करके +3 में ले आना है। अगर वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और अगर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है पर खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। सिमिलरली यहाँ पे सीरियम क्या है, सीरियम क्या करेगा, खुद तो चाहेगा कि मेरा तो रिडक्शन हो जाए, तो मैं दूसरे को कर दूंगा ऑक्सीडाइज, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cerium+4। आई समझ बात, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है आपका Cu2+ इन वाटर इज मोर स्टेबल देन Cu+। हाँ, मैंने अभी बताया था आपको, जो चीज हम गड़बड़ करने वाले थे पर रुक गए थे, याद है। Cu2+ क्या होता है बच्चों, उसकी बहुत हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसीलिए Cu2+ पानी में क्या रहता है, मोर स्टेबल। ट्रू स्टेटमेंट। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ इज मच लेस
देन दैट ऑफ Cu. गलत. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है उसकी? मच मोर होती है. देयरफॉर दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन Cu2+ इतना छोटू आयन है तो उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं और इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एक्सेप्शनली हाई होती है, इसीलिए बार बार इसके क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज is exhibited in Mn2O7. The correct statement about Mn2O7 are, Mn2O7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान ली यहाँ पे कितनी है? +7 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि Mn टेट्राहेड्रली सराउंडेड है ऑक्सीजन एटम से. मेरे को तो सही लग रही है क्योंकि Mn2O7 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यहाँ Mn है, जैसे Cr2O7 का स्ट्रक्चर बनाया था ना, सेम वैसे बना दो. यहाँ Mn, यहाँ O, यहाँ Mn, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O. ठीक है. और बाकी क्या हो गए? बाकी भी आपकी डबल बॉन्ड O हो जाएगा. इस प्रकार से 1 सेकेंड, मेरा तार अड़ जाता है बार बार. तो Mn2O7 आपका स्ट्रक्चर हो गया. तो ये क्या है? टेट्राहेड्रली सराउंडेड. करेक्ट. देखो एक मैंगनीज से ऑक्सीजन कैसे लगे हुए? टेट्राहेड्रल पोजीशन में लगे हुए. टेट्राहेड्रली आपके ऑक्सीजन लगे हुए, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट. And Mn is octahedrally surrounded, तो गलत हो गया. This is the right statement. Contains MnO, Mn bridge. Yes, contains Mn bridge. क्या manganese bridge है? नहीं है. तो this is a wrong statement. ठीक है. Next, when Cu2+ ion is created with Ki, a white precipitate X appears in the solution. The solution is titrated against sodium thiosulfate. The compound Y is formed. अब X and Y बताने हैं. देखो फिर से रिएक्शन वाले क्वेश्चन है. क्यों लिखी है मैंने? क्योंकि बच्चा आपको रिएक्शन से भागना नहीं है, यही बताने के लिए. सबसे पहले क्या है, ये वाली रिएक्शन हमने पहले क्वेश्चन में भी देखी थी कि जो आयोडीन होती है ना, आयोडीन होती है वो क्या बना लेती है? जो I- आयन था वो आपका क्या बना रही थी? Cu2I2 हलाइड आयन बना रही थी. याद है? तो यहाँ पे भी यही बनेगा. यहाँ पे क्या बनेगा? Cu2+ का जब मैं किससे रिएक्शन करा रही हूँ? Ki का मतलब हो गया I- से रिएक्शन करवा रही हूँ, है ना, I- से. तो मेरा बनेगा Cu2I2. बन गया. Cu2I2 क्यों बनता है? क्योंकि जो आयोडीन का डाई हलाइड बन रहा है ना, ये दो आयोडीन लग रही है डाई हलाइड, तो ये जो बॉन्ड होती है इसकी एनर्जी होती है कम, तो ये आसानी से बन जाती है. ठीक है. यही क्वेश्चन हमने किया था. प्लस में आपका एक और आयोडीन मॉलिक्यूल निकल जाता है. अब इसने क्या बोला? अब इस आयोडीन का आपने किससे कराया? सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन. तो मैं भी करवा देती हूँ, Na2H2O3 से रिएक्शन करवा देती हूँ. तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? मेरा प्रोडक्ट बनेगा Na प्लस Na2S4O6, Na2S4O6 प्लस NaI. ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है, देख लीजिएगा. एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस है सारे के सारे. तो आपको एक्स और वाई पता चल गया. मेरे को ये वाला सही आंसर लग रहा है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. अभी हमने किया था ये, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया. देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन शायद किसी और ईयर का था, ये देखो फिर से रिपीट हो रहे हैं. हमने कर ही चुके हैं कि V2O3 के बाद V2O4 के बाद V2O5. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा बेसिसिटी कम होती जाएगी और एसिडिटी इंक्रीज होती है. करेक्ट. ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका लोअर होता है वो मोर बेसिक ऑक्साइड होती है. ठीक है. KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली 2. अब क्या लिखा है? एक और रिएक्शन, MnO4- पर मैंगनेट किसको ऑक्सीडाइज करा रहा है? I- को ऑक्सीडाइज करा रहा है, मतलब कि यहाँ पे बन रहा है आपका I2 प्लस क्या बन जाएगा? रिस्पेक्टिवली 2. क्या क्या बनेगा? एक तो I2 बनेगा, एक तो मैं समझ गई, इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम. तो जब बच्चा एसिडिक मीडियम होगा तब तो आपका क्या बनेगा? प्लस H+ होगा, तो आपका I2 बनेगा. और जब आपका अल्कलाइन मीडियम होगा तो प्लस I- प्लस OH- की प्रेजेंस में IO3- बन जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज I2 एंड IO3-. ठीक है. ये रिएक्शन सारी एनसीईआरटी में है, आपको थोड़ी थोड़ी याद भी होंगी मेरे को देख देख के. देखो जब एसिडिक के रिएक्ट कंडीशन में करा रही हूँ तो I2 बना रही हूँ, जब बेसिक में करा रही हूँ तो उसमें एक और एक्स्ट्रा OH है तो IO3 बना दिया. इजी. नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज
मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ऑक्साइड में। हाँ करेक्ट है, क्यों? अभी तो देखी Mn2O7 क्या थी ये, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट है रुदीनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रू, दिस इज व्हाट, ऑस्मियम की तो +8 क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एंटायर डी ब्लॉक। कौन दिखाता है, वो है ऑस्मियम एंड रुदीनियम। ठीक है। नेक्स्ट है स्कैंडियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। गलत गलत। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बता दोगे आप क्या होती है। स्कैंडियम इज D1, इट इज व्हाट 3D1 4S2। इसके पास 4 ऑक्सीडेशन आने के लिए इलेक्ट्रॉन से कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं। तो स्कैंडियम मैक्सिमम दिखा सकता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ना कि +4। गलत स्टेटमेंट हो गया। +3 ना 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वैलेंस शेल में, डी में 1 है, S में 2 है। ठीक है, गलत हो गया। क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज होगा क्या क्रोमियम। गलत, क्योंकि क्रोमियम क्या ऑलरेडी अपनी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है कि नहीं। अब क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। तो क्रोमियम क्या हो जाएगा, अभी वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या है, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एक मतलब ये भी हो सकता है क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज एक्ट करेगा, तो उसका आंसर हो सकता है यस। पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, नो। करेक्ट। नेक्स्ट पे चलू। Which of the following are good oxidizing agent? फिर से आ गया, फिर से हम किस में आ गए, लैंथेनाइड्स पे। लैंथेनाइड्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि उनकी केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डोमिनेंट। बाकी जो भी दिख जाए वो सारी क्या चाहेंगी कि मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, जो खुद क्या होना चाहे, रिड्यूस होना चाहे। जो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है उनका मतलब है मैं खुद रिड्यूस होना चाहती हूँ। खुद इनमें से कौन रिड्यूस होना चाहेगी, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये वाली है ना सीरियम एंड टीबियम। तो 2 आंसर आपके करेक्ट हो गए। सीरियम 4+ क्या देगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं सीरियम 3+ बन जाऊंगा। और टीबी 4+ क्या बोलेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो मैं टीबी 3+ बन जाऊंगा। तो ये दोनों क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये दोनों हो जाएंगे आपके गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि 2+ में ये चाहेंगे कि मैं 3+, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं अपना, तो ये क्या हो जाएंगे, खुद गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ बात। नेक्स्ट, which of the following 3D metal ion will give the lowest enthalpy of hydration? अब हाइड्रेशन के एंथैल्पी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्या दिमाग में रखना है बच्चा कि जिसका जितना छोटा साइज होता है ना, जिसका जितना छोटा साइज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे साइज की बात आ गई। साइज सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, ठीक है, सब में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं। अब क्या है, किसका साइज सबसे छोटा है, किसका बड़ा। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम, स्कैंडियम है ही नहीं यहाँ पे, तो सीधे मैंगनीज से स्टार्ट करते हैं। सक, टी, व, कर, मन, फी, को, नी, कु, बस इतने ही है, चलो जान भी लिखी देती हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में इस तरफ मूव करती हूँ तो साइज क्या हो जाता है बच्चा, साइज हो जाता है आपका डिक्रीज। अब सबसे कम साइज आपको किसका दिख रहा है यहाँ पे, सबसे कम साइज, सबसे कम साइज तो बहुत सारे, सबसे ज्यादा साइज किसका दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है पता है किसका, Mn2+ का। अब आप पूछोगे कि मैम क्यों, क्योंकि बच्चा Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5, Mn2+, यहाँ पे लिखती हूँ Mn2+, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स खो चुका है अपने किससे, अपने s ऑर्बिटल से। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D5 विच इज स्टेबल, स्टेबल होती है उसका साइज हो जाता है इंक्रीज। तो इसका जैसे ही साइज होगा इंक्रीज, इसका साइज होगा बच्चा लार्जेस्ट, साइज क्या होगा, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट साइज होगा तो इसकी होगी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। छोटू साइज की हाई एनर्जी और हाई एंथैल्पी हाइड्रेशन की होती है, बड़े साइज की कम हो जाती, तो इसमें बड़ा साइज मैंगनीज 2+ है, तो यही आंसर हो जाएगा। साइज के अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताया है आपको,
ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा। वो लोग पता क्या देंगे आपको, डेटा देंगे, पर डेटा तो कोई याद नहीं कर सकता ना। जब तक ट्रेंड्स या कुछ मैं लॉजिक लगा के समझ लूं बात, तभी अपने दिमाग में भाई अच्छे से बैठेगी वो बातें, है ना। तो यहाँ तक समझ आया कि Mn2+ में क्या होता है, D5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब स्टेबल, हाफ फील्ड स्टेबल, तो इसका साइज हो गया बड़ा। आई समझ। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस। कलरलेस कब होते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस? पहली बात, कलरलेस वो होते हैं जिनके d ऑर्बिटल में या तो 0 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो पूरा खाली हो या पूरा भरा हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा d इलेक्ट्रॉन्स कलर क्यों दिखाते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे से उड़ के कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो ऊपर कौन जाएगा? और यहाँ पे उड़ के जाने के लिए स्पेस भी होना चाहिए। ये पूरा फील्ड है, सोचो ये पूरा फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ जाएगा, है ना। तो D10 मतलब कंप्लीटली फील्ड हो गया, तो वहां पे भी आपका कलर नहीं दिखाएगा और D0 में भी कलर नहीं दिखाएगा। बस इसमें ये देख लो कि इसमें D10 और D0 किसी कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे तो नजर आ रही है ये वाली पहली ही सही है। स्कैंडियम 3+ क्या हो जाएगी, D0, और जिंक 2+ हो जाएगी D10, तो दोनों के दोनों कलरलेस हो जाएंगे। समझ गए। नेक्स्ट, which of the following has least tendency to liberate hydrogen from metal acids? तो least tendency किसकी होती है? जिसका जितना पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इसमें किसका होता है, केवल और केवल कॉपर का। तो कॉपर इज द आंसर। ये आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एनसीईआरटी में भी, कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाती इन एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास कि जो आयरन 3 कैटलिस्ट है, एसिडिफाई करता है पोटेशियम क्रोमेट को, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड न्यूट्रल KMnO4 को, have the ability to oxidize I- to I2 independently. This is a false statement. आप NCERT कंसल्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन को कंडक्ट होने के लिए कोई स्पेशल उसकी जरूरत नहीं होती है कैटलिस्ट की। ठीक है, गलत। मैंने क्यों ये वाले क्वेश्चंस रखे, ताकि आपको पता चले कि कैसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो रिएक्शन पे फोकस हो जाए आपका। रिएक्शन देखते ही बुक कभी तो खोलोगे किताब, रिएक्शन सामने आएगी तो याद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब आपको नजर आ रहा है कि कितने क्वेश्चंस रिएक्शन से आ रहे हैं। अब देखो, मैंगनीज आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स p-pi बॉन्डिंग। दिस इज आल्सो रॉन्ग। क्यों? मैंगनीट आयन कौन सा होता है? मैंगनीट इज MnO4 2-, ये आयन होता है मैंगनीट। ठीक है, अब इनकी बॉन्डिंग कौन सी है इसमें? Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, इस तरीके का होता है ना MnO4 2-। अब जो मैंगनीट आयन है इसमें क्या p-pi बॉन्डिंग है? नहीं, ऑक्सीजन के पास तो p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन तो p ऑर्बिटल है, p ब्लॉक एलिमेंट है, पर जो मैंगनीज है वो कौन सा है? d ब्लॉक एलिमेंट। तो इनके बीच में बच्चा कौन सी बॉन्डिंग होगी? ऑक्सीजन और मैंगनीज के बीच में होगी p-pi d-pi बॉन्डिंग, ना कि p-pi। मैंगनीज इज योर d ब्लॉक एलिमेंट और ऑक्सीजन इज योर p ब्लॉक एलिमेंट, वो भी कौन सा? सेकंड पीरियड, है ना। इनमें तो d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है और मैंगनीज में d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनके बीच की बॉन्डिंग होती है p और d के बीच में, p-pi d-pi, ना कि p-pi। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको प्लैटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है, देख लो, कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई है। वैसे इसकी ये होती है, मुझे तो याद है, बट आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, तो मैंने इसलिए क्वेश्चंस लगाए हैं ताकि आप सबकी कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे से अपनी आंखों के आगे से निकाल के जाएं एग्जाम से पहले। ठीक है। नेक्स्ट इज सीरियम 4 की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। Which of the following is correct statement about it? ठीक है, अब देखो सीरियम 4+, बस मेरे को और कुछ जानना ही है, मुझे सिर्फ जानना है कि वो सीरियम 4+ है, और मुझे क्या जानना है कि ये कौन सा एलिमेंट है? लैंथेनॉइड का। किसका है? लैंथेनॉइड का। और मुझे पता है कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनकी डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो सीरियम आपको +4 में दिया हुआ है सीरियम 4। सीरियम 4 इसने बोला है कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो स्टेबल है, तभी तो बोला नोबल गैस स्टेबल है, पर फिर भी क्या वो इनमें से कोई भी रिएक्शन करेगा? तो हाँ बच्चा, क्योंकि सीरियम +4 चाहेगा कि मैं सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाऊं,
तो ये ऐसा कैसे करेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा मतलब कि एक्ट कर रहा है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर हो गया बी, इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन, ताकि वो सीरियम +3 बन जाए, +4 से +3 कर ले और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ये करने में। आई चीजें समझ, हो रही है चीजें क्लियर। अब ना मेरे को ये लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए, पर रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने सारे इन क्वेश्चंस में सच बता रही हूँ 70 to 80% कॉन्सेप्ट सारे कवर हो चुके हैं जो भी डीएनएफ ब्लॉक है। अगर आपने डीएनएफ ब्लॉक का रिवीजन किया होगा मेरे साथ तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हर चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज हमने पढ़ी है आज तक, है ना। फिर है अमंग द फॉलोइंग कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर से कौन सी बात आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही सारी बातें। तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कौन आसानी से रिड्यूस होना चाहता है। कौन होना चाहता है, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही क्या बन जाए, स्टेबल। ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है, Mn+3 है। क्यों नहीं है, Mn+3 है ना। Mn+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो बन जाएगा D5। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज योर Mn+3। क्योंकि Mn+2 क्या होता है, D5 हो जाता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए वो बिहेव करेगा एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन लेते ही D5 जो कि हो गई आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है ये आपका इस तरीके से। फिर है मेटल्स जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, amongst the following the metal with the highest melting point will be। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मेटल कौन सा होगा, इसने आपसे ये पूछा हुआ है, तो मुझे बताओ। मेटल जनरली मेल्ट, अब इसमें से सबसे ज्यादा मेटल कौन सा होगा ये देख लेते हैं। ये तो क्या है, सीजियम S ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है, गैलियम, ये है P ब्लॉक। तो इसको तो मैं कैंसिल ही कर देती क्योंकि ना ये तो इतना वो नहीं है मेटलिक। सीजियम है S ब्लॉक, फिर है आपका मर्करी और Ag। अब देखो मैंने क्या बोला था, जितना मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, इसमें क्या है मेल्ट मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सबसे पहली बात, मेटालिक कैरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेटालिक कैरेक्टर। तो मैंने जैसे बोला कि जो D एंड F ब्लॉक दोनों के दोनों, अभी D की बात करते हैं, जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सारे के सारे मेटल्स। उसमें कोई नॉन मेटल नहीं है, कोई मेटेलॉइड नहीं है, सब मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मेटेलिक होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देती हूँ, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब मुझे देखो Hg है, Hg क्या है, फिर से D ब्लॉक एलिमेंट, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, पर Hg की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी बच्चा D10S2, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इतना मेटालिक नहीं होगा। पर जो Ag है आपका, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D9S1, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हुआ, ये D, इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए सबसे ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का होगा, क्योंकि जितना जो ज्यादा मेटालिक होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जो जितना बढ़िया मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है, करेक्ट। चले आगे। In the given chemical reaction, the color of Fe, the color of both Fe, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब कलर क्या होगा बच्चा, ये वाला फिर से आपका एनसीईआरटी का रिएक्शन है, इससे वही रिएक्शंस पूछी जाती है। आप जाके खोल के देखना एनसीईआरटी, ये वाली रिएक्शन दी देखिए, Fe2+ तो आपका ग्रीन कलर का होता है और Fe3+ होता है आपका येलो कलर का। तो देखो ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये मैंने क्यों लगाया, इसमें तो मुझे कुछ समझाना ही नहीं है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस, टू जस्ट गेट इनटू योर हेड, आपको अपने दिमाग में डालना है बच्चा कि मुझे हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब सिलेबस रिड्यूस हो गया तो आप एक्सपेक्ट करो कि इन फालतू की चीजों से जो आपको लगती है ना, मुझे भी लगती है सच बताऊं तो, पर इन फालतू की चीजों से ही वो क्या करेगा, आपका क्वेश्चन का लेवल हाई करने वाला है, क्योंकि उसको भी पता है बच्चे क्या छोड़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स तो सभी पढ़ लेते हैं, ये चीजें छोड़ देते हैं और यहीं पे जाके फिर मात खा जाते हैं, एग्जाम में नंबर मायने रखते हैं, सच बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट्स तो बच्चा बहुत बच्चों के चलो नहीं होते क्लियर, बट जिनके क्लियर होते हैं वो कभी जेई क्लियर नहीं कर पाते काफी बार।
क्योंकि वो ऐसी चीजों में मात खा जाते हैं। तो आप डिसाइड कर लो आपको कैसा स्टूडेंट बनना है। एक बार ही अपना दिमाग खराब करके ये चीजें करनी है, या पूरी जिंदगी थोड़ा सा रिग्रेट लेके चलना है कि यार कर ही लेता। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेशियम पर मैंगनीट को जब मैं हीट करती हूँ तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? जब मैं पोटेशियम पर मैंगनीट MnO4 को जब मैं हीट करती हूँ तो बच्चा मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है K2MnO4। पर मैंगनेट को हीट करने से मुझे मैंगनेट मिलता है, प्लस मिलता है मुझे MnO2। तो इसका क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया। तो अब जो मुझे ये मिला है पर मैंगनेट मिला है, सॉरी, जो मुझे मैंगनेट मिला है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसका होगा +6। होगा कि नहीं होगा? +6 मतलब ये है आपका D पर मैंगनेट। इसका मतलब ये क्या है? मैंगनीज। D +6 तो मतलब ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा ये? पैरामैग्नेटिक। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। पैरामैग्नेटिक एंड ग्रीन इन कलर, और इसका कलर भी होता है बच्चा, क्या होता है? इसका कलर ग्रीन होता है, पैरामैग्नेटिक एंड ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट, द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स V2O3 एंड CRO इज इंडेक्स्ड एज X and Y। करेक्ट सेट ऑफ X and Y इज, अब देखो V2O3 और CRO दोनों में, इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? क्रोमियम का +2, कम ऑक्सीडेशन नंबर है। V2O3 में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? +3। दोनों का क्या है? स्मॉलर ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों की दोनों होने वाली है बेसिक ऑक्साइड्स। तो आंसर है डी। स्मॉलर ऑक्सीडेशन नंबर वाली ऑक्साइड्स कैसी होती है? बेसिक। तो दिस इज गोइंग टू बी बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इजीली? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको एनसीईआरटी में देखो थ्योरी से क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जब फॉर्म होते हैं, इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है कि जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना मेटल का, वो कैसे बना होगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे ऐसे एटम्स अरेंज होते हैं, फिर एक यहाँ पे अरेंज होंगे एटम्स, इस तरीके से एटम्स अरेंज होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अब जो इनकी जो स्पेसेस है ये छोटी छोटी, इन स्पेसेस में आके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं। छोटे कौन से? जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन, या फिर हो गया कार्बन, या फिर हो गया नाइट्रोजन। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये आके यहाँ बैठ जाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। और आपको बताया हुआ एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है कि जो ग्रुप चेंज कैसे हो गया, जो ग्रुप 7 होता है, ग्रुप 8 होता है, और जो ग्रुप 9 के एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल हैलाइड्स नहीं बनाते। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 आप काट दोगे तो केवल आपके पास बचेगा क्रोमियम, वही आपका बना पाएगा इंटरस्टिशियल हैलाइड। 7, 8, 9 क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि बच्चा उनका साइज बहुत छोटू हो जाता है, छोटू साइज हो जाता है ना, तो वो नहीं बना पाते फिर इंटरस्टिशियल हैलाइड। थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, छोटे छोटे तो पास पास अरेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा साइज होगा तो बीच में जगह रहेगी जहाँ पे ये छोटे मॉलिक्यूल्स आके बैठ सकते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं आज यहाँ पे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आर मोर देन इनफ टू नो कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस, कहाँ से, रिएक्शन से, क्या कलर ही पूछ लिया, Fe+3 का कलर क्या है। मतलब सोच रहे हो लेवल ऑफ क्वेश्चन, सोच रहे हो कि केवल बच्चों को ऐसे छांटना है यार उनको, तो उनको ऐसा लेवल बनाना पड़ेगा। अब कोर्स कम हो गया तो मैं डराना नहीं चाहती, बट यस लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी हार्ड। डरो भी मत ना, कोर्स भी तो कम हुआ है, आपके पास समय उतना ही है और कोर्स बल्कि कम हो गया, तो आपको प्रैक्टिस करने का, रिवाइज करने का ज्यादा मौका मिलेगा। एंड दिस इज फॉर मी, फ्रॉम मी, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने अच्छे से करवाया है, क्वेश्चंस भी कराए हैं और आपको एम्फेसिस बताए कहाँ कहाँ देना है, आप दीजिए तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो थोड़ा सा कैसा बेस्ड क्वेश्चन से समझाने वाले मैंने समझाया है, हर चीज समझाई है आपको कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, छोटा साइज बड़ा साइज, ऐसा कोई टीचर नहीं समझाएगा। वो डेटास लेके आएंगे कि सीयू की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी होती है, क्यों होती है, छोटू हो जाता है। थोड़े थोड़ी सी चीजें जो दिमाग में बैठ जाती है ना, फिर याद रहेंगे आप। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड कोई फीडबैक है तो लेट मी नो, एंड आगे क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। And thank you so much, and I will see you in the next video. Bye bye.